हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा और आज अपन शुरू करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की फोर्थ क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स समझाया था, आज उस पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल करेंगे। लेट्स सी द न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द रिजल्टेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन फिगर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चार फोर्सेस दिए हुए हैं, किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, फिगर दिया हुआ है आपको, इसका आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड एंड बोथ डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, रिजल्टेंट होता क्या है? रिजल्टेंट इज द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। जितने भी सिस्टम ऑफ फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो उसका वेक्टोरियल सम, वेक्टोरियल सम मतलब किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, है ना। वेक्टोरियल सम आपको वेक्टर एडिशन आपने 11th क्लास में सीखा होगा, ये मैं अभी नहीं सिखाऊंगा आपको। सो एक किसी एक डायरेक्शन में हम उसका समेशन निकालेंगे। सो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला नहीं बताया था। अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। मतलब जितने भी फोर्स हैं उनका एक्स के अलाउंग रेजोल्यूशन और जितने भी फोर्स उनका y के अलाउंग रेजोल्यूशन, उनका समेशन निकाल के आप ऐड करके अंडर रूट कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। और इसी में डायरेक्शन जो निकालते हैं तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एंगल निकालना पड़ता है। डायरेक्शन मतलब एंगल, किस एंगल पे वो फोर्स लग रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, है ना। सो इसको थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट करना आपको बताया था। तो सबसे पहले सपोज अपन ले लेते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स। तो देखिए सबसे पहले फोर्स कौन सा लग रहा है? P1। अब मैं जल्दी जल्दी आपको करूंगा, देखिए आपको समझना पड़ेगा। ये x के साथ ही एंगल बना रहा है तो उसके साथ क्या बनेगा? कॉस। और राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? मैग्नीट्यूड 3 cos 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? P2। तो यहाँ पर देखिए एंगल गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये दिख रहा है, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस इस टाइप का ये दिया हुआ है। ये आपको इसलिए दिया है कि आप ये थीटा कैलकुलेट कर पाए, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे इजीएस्ट मेथड, आप ये एंगल निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींचूं ऐसा एक, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, मुझे एक एंगल पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर को क्या पता है आपने? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मुझे क्या पता है, ये एंगल निकालना है तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो मैं कैसे निकालूंगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरे पास दो चीज है, परपेंडिकुलर बेस, है ना। ये तो आपको निकालना आता होगा, जो चीज दो चीज पता है वो वाला एंगल अपन ये ले लेते हैं अपन। तो परपेंडिकुलर क्या है? 1 और बेस कितना है? 2। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा? tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं कैलकुलेटर, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2, तो वैल्यू आ रही है 26.56। 26.56 कितनी आ रही है? 26.56। तो इसको आप लगभग ले सकते हैं 26.57 और समथिंग वैल्यू आ रही है, तो उसको मैंने 56 समथिंग कुछ आ रही थी तो मैंने उसको 57 कर दी। तो ये एंगल अपन को पता चल गया, ये एंगल कितना है? 26.57 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ये, अब इसका देखिए ये कंपोनेंट, अब मेरे को एक्स एक्सिस के अलावा रिजॉल्व करना है। एक्स एक्सिस के साथ मैंने एंगल निकाल लिया है तो इसके साथ क्या आएगा? कॉस। तो राइट हैंड को पॉजिटिव माना था तो लेफ्ट क्या मानूंगा? नेगेटिव। तो -2.24 cos 26.57, ठीक है ना। ये दिक्कत नहीं है कि एंगल ऐसा कैसे निकालेंगे, अपन को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कैलकुलेटर अलाउ रहता है तो अपन साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्स है आपका थर्ड 2 किलोन्यूटन का। किसके साथ एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है और अपन को
एक्स एक्सिस के साथ क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, उसी का हम रिजॉल्व कर रहे हैं। पर लेफ्ट हैंड पे जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, किधर जाएगा, तो लेफ्ट हैंड पे कितना आएगा माइनस, तो माइनस 2 cos 60। ठीक है ना, क्लियर है ना। मैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्लास में करके बता चुका हूं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आपको सवाल कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के ही सवाल आते हैं। अब देखिए इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे, एक वाई एक्सिस के, है ना, क्योंकि लाइन नहीं करना ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। तो इसका एक कंपोनेंट जो यहाँ पर जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे क्या लेंगे अपन, प्लस, तो कितना आएगा 3.9, और क्या बनाएगा कॉस, कॉस। अब यहाँ पर एंगल अगेन नहीं दिया है, पर अगेन देखिए यहाँ पर आप इसका यूज करके एंगल निकाल सकते हैं। तो कौन सा एंगल निकाले अपन, देखिए अगर मैं कुछ करके ये वाला एंगल निकाल लूं, है ना, ये एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन सपोज ये बना दिया, है ना। अब दूसरा एंगल जरूरी नहीं, आप इसको पैरेलल मान के ये एंगल भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट ये वाला एंगल निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो अगर मैं इस लाइन को पैरेलल मानूं तो ये अगर एंगल में निकाल लूं तो जस्ट इसके अपोजिट ये एंगल होगा, होगा नहीं होगा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस कहलाएगा, तो अगेन tan थीटा लगेगा। तो अगेन आप tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना आ रहा है आपका, नहीं ये एंगल आपने माना है, ये एंगल निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर 5 आएगा, है ना। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, तो एंगल आपने ये माना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा आप निकाल लेंगे tan इनवर्स 5/12। अच्छा ये निकालना थोड़ा सा आराम से निकालिएगा, नहीं तो परपेंडिकुलर जैसे अभी गड़बड़ आपने कर दी तो एंगल ही गलत निकल आएगा, और एंगल गलत निकल आया तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा ना। तो 5/12 ये एंगल आ रहा है 22.619 समथिंग को जा रहा है, तो 22.61 आ रहा है, मैं 62 ले लेता हूँ ना, ठीक है ना, 2619 समथिंग आ रहा है, 62 ले लिया मैंने, ठीक ना, एंगल निकल आया। तो ये एंगल देखिए मैंने इसको ये माना था एक पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही होगा, ये सोच के मैंने ये एंगल निकाला है ना। निकालने का मेथड कुछ भी हो सकता है, आपको ये एंगल निकालना है कुछ, या ये एंगल निकालना है, एक्सिस के अलाउंग निकालो या वाई एक्सिस के अलाउंग निकालो, है ना। जिसके अलाउंग हमें एंगल पता चल जाएगा उसके अलाउंग कॉस, बाकी दूसरे के अलाउंग साइन लेंगे, ये मैंने सिखाया आपको। तो अभी ये एक्स एक्सिस के अलाउंग, अभी ये मैंने ये वाला एंगल निकाला है ना, तो इसके अलाउंग ये कॉस बनाएगा, इसके अलाउंग साइन बनाएगा, तो उधर जाएगा तो राइट प्लस में 3.9। तो अब देखिए कॉस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मैंने एंगल कौन सा निकाला है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता होता तो कॉस आता, मुझे ये वाला एंगल पता है तो कॉस ये इसके साथ बनाएगा, इसके साथ क्या बनाएगा एक्स साइन, तो कितना आ जाएगा ये साइन 22.62। क्लियर, और कोई फोर्स नहीं है तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट बुक से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर अलाउ रहता है 1.094 किलोमीटर। यूनिट कितनी होगी, जैसे सबकी यूनिट सेम है, किलोमीटर, ठीक है ना। ये समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया। अब समेशन ऑफ एफ वाई निकालते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ रहता है बुक में। अच्छा एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बुक में जो सॉल्यूशन दिया है वो क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को ये रेफरेंस लाइन मानते हो, यहाँ से एंगल लेते हुए कॉस लेते सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। आपको ये मेथड सीखना है जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मैंने मेथड सिखाया है, बिकॉज आपको यही रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स सारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और बहुत जगह काम में आने वाला है इंजीनियरिंग में। तो आप वो वाला जो मेथड है, हर जगह एक एक एंगल को वहीं लेके जाना, वो मेथड बहुत ही, जो सब्जेक्ट यूज ही नहीं होना वो मेथड सीखना ही क्यों, पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन के लिए यूज होना, इस सब्जेक्ट यूज होना आपको, तो एक चीज सीखो, है ना। तो ये मेथड आपको सीखना है और इसी बेस पे सारे सवाल लगाने हैं। एफ वाई का लॉन्ग देख लेते हैं। एफ वाई का लॉन्ग देखिए, इसका एक कंपोनेंट यहाँ बना था, एक ऊपर बनेगा, ऊपर साइड में पॉजिटिव ले लेते हैं सपोज, तो ये आ गया 3। अब यहाँ बनाया था इसने कॉस, क्योंकि इसके साथ एंगल दिया था, उधर बनाएगा साइन, तो कितना आएगा ये 3 sin 30। कोई डाउट तो नहीं है, इसके साथ एक्स के साथ एंगल बना रहा था ना, तो एक्स के साथ कॉस, तो दूसरे वाले से साइन। अब ये भी देखिए, ये भी एक्स के साथ एंगल बना रहा था, तो ऊपर इसमें भी साइन आएगा, तो ऊपर ये पॉजिटिव माना तो ये भी पॉजिटिव मानेंगे, 2.24 sin 26.57। क्लियर है। अब देखिए ये एक्स के साथ एंगल बना रहा, तो यहाँ कॉस आएगा, तो इधर क्या आएगा, अब ये नीचे के साथ साइन, डाउनवर्ड नेगेटिव मानूंगा मैं, तो 2 sin 60। क्लियर। इस फोर्स को देख लेते हैं, ये इधर साइन बना रहा था, ये एंगल क्योंकि इसके साथ बना रहा था, इसके साथ बनाएगा कॉस, तो ये नीचे कितना जाएगा, और नीचे नेगेटिव माना है मैंने, तो 3.9 cos, कितना एंगल था अपना, कितना एंगल निकाला था हमने, 22.62। ठीक है ना।
तो इस तरह से आपने एंगल रिजॉल्व कर लिया है। डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ इसका, एफ आई का आएगा 2.83 माइनस 2.83 माइनस 2.83 किलो न्यूटन। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव साइन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि वेक्टोरियल सम अपन ने निकाला है, राइट हैंड को पॉजिटिव माना है, लेफ्ट हैंड को नेगेटिव माना है। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन मैंने बोला था कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन आप कुछ भी लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं लेते। रूल मतलब जो समय से चले आ रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना। तो दूसरा आप अगर अपने हिसाब से चेंज करते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। गलत कुछ नहीं है, एनालिसिस के हिसाब से गलत कुछ नहीं है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। लेकिन अगर हम पेपर में सवाल साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से चेंज करते हैं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो चेकर जो है वो तो स्टैंडर्ड रूट को ही फॉलो करता है। जैसे कि अपन को फोर्स की यूनिट न्यूटन पता है ना, तो न्यूटन के अलावा अगर आप कोई और यूनिट यूज कर रहे हैं, केजीएफ में फोर्स यूज कर रहे हैं और मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो वो आंसर की वैल्यू क्लेरिफाई नहीं होती ना। तो स्टैंडर्ड जो वे है अगर उसको यूज कर रहे हैं तो कुछ चीज अगर स्पेसिफाई नहीं भी करते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चला जाता है। ये आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा, ठीक है ना। तो इसको अपन ने पॉजिटिव माना है या नेगेटिव तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। यही रूल है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो उसके हिसाब से नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अभी मैं बताऊंगा नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। इस वैल्यू को आप जब पुट करेंगे यहाँ पर देखिए 1.094 का स्क्वायर प्लस माइनस 2.83 का स्क्वायर, तो माइनस साइन ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में वैल्यू मिलेगी जो कि मिलेगी 3.034 किलो न्यूटन। ठीक है ना, कैलकुलेटर अलाउ रहता है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, कैलकुलेटर आप कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई आपकी रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई है 3.034, रिजल्टेंट कितना आया आपका 3.034 किलो न्यूटन, ठीक है ना। रिजल्टेंट आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर ये रिजल्टेंट का मेरे को मैग्नीट्यूड तो मिल गया, ये बोला है ना बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Fy अपॉन Fn। इसको आप लिखेंगे, सपोज वैल्यू कितनी है ये माइनस 2.83 अपॉन, चलो मैं इसको नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ ना, है ना। डायरेक्ट यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 2.83 अपॉन 1.1094, ठीक है ना। एफ एक्स एफ वाई जो आया था आपका, तो यहाँ से थीटा डायरेक्ट कितना आ रहा है 68.86, ठीक है ना। ये अपना एंगल आ गया, ये अपना एंगल आ गया। इस एंगल को मैं लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू कितना आया 68.86 डिग्री। एफ एक्स कितना आया था अपना 1.094 किलो न्यूटन, समेशन ऑफ एफ एक्स बोलेंगे, और समेशन ऑफ एफ वाई कितना आया था आपका माइनस 2.83 किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझे मिल गया है। अब मैं इसको शो करना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली मैं दिखाना चाह रहा हूं जैसे सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे थे तो अपने देख रहे थे किस एंगल पे लग रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ बात आ जाती है कि आपने साइन कन्वेंशन क्या लिया है। अभी साइन कन्वेंशन अगर जो आप साइन कन्वेंशन लेंगे उसके हिसाब से ही आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव माना है ना, तो ये पॉजिटिव मैंने माना था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ आपने पढ़ा होगा यहाँ क्या मिलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ क्या मिलेगा एक्स एक्सिस पे नेगेटिव और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव मिलेंगे आपको, है ना। यहाँ पर क्या मिलेंगे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव और वाई एक्सिस पे नेगेटिव, एक्स और वाई, ठीक है ना, एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ है ना, दो जगह एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, और एफ वाई की वैल्यू क्या है नेगेटिव, ठीक है। एफ आई की वैल्यू नेगेटिव कहाँ मिल रही है, एफ आई की वैल्यू नेगेटिव यहाँ मिल रही है। देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और एफ आई की वैल्यू नेगेटिव, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में है वो फोर्स, कहीं इस क्वाड्रेंट में है।
एफ एक्स आपका कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव आया एफ वाई नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में है ना एफ एक्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, मैं तो मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में कहीं एफ एक्स की कोई वैल्यू है जो पॉजिटिव है, और एफ वाई की वैल्यू नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव, तो मैं मान लेता हूँ ये एफ वाई है ना। मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया रिजल्टेंट का, हम सिर्फ डायरेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेगेटिव ही नीचे, तो मतलब ये दोनों एक्सेस जहां काटेंगे मतलब एक पॉइंट मिलेगा आपको, एक पॉइंट मिलेगा, तो उस पॉइंट को क्योंकि बॉडी अपन ने कौन सी मानी थी, ये सेंटर पे सारे फोर्सेस लग रहे थे, उनका रिजल्टेंट भी वहीं लगेगा, तो ये सपोज ये मैंने रिजल्टेंट बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एंगल कितना आपको आप निकाल चुके हैं, एंगल तो आप निकाल चुके हैं 68.86, ठीक है ना। तो चाहे तो आप जैसे ये चाहे क्या मतलब ये चीज आप हटा दीजिए ये, है ना, ये रिजल्टेंट अपन ने निकाल लिया है, मैं अच्छे से बना देता हूँ इसको, रिजल्टेंट आपने निकाल लिया है, ये रिजल्टेंट है आपका, सारे फोर्स का 68.8 पे लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है ना। अब ये एंगल कुछ बच्चों को दिक्कत जाती है, सर ये एंगल यहाँ से x से लेना है कि y से लेना है, तो सिंपल सी बात है भैया, अभी मैंने आपको बताया, देखिए एफ वाई ये था और एफ एक्स ये था, मतलब टेन थीटा अपन ने निकाला कैसे था इसको, इसका फॉर्मूला क्या था टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये वाला एंगल मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द टेंसाइल फोर्स इन द केबल्स AB and BC as shown in figure, presume the pulley to be frictionless। क्या बोल रहे हैं कि एक फिगर हमें देके दिया हुआ है और इसमें केबल AB और BC दो केबल हैं, इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है हमें कैलकुलेट करना है, और ये दो फोर्स दिए हैं जो कि दो वायर हैं जो कि केबल जो कि पुली से अटैच्ड है, तो पुली जो है वो हमें क्या माननी फ्रिक्शनलेस, कि पुली कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रही है। तो सबसे पहले इसमें टेंसाइल फोर्स की बात की है, तो टेंसाइल फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज टेंसाइल फोर्स? टेंसाइल फोर्स क्या होता है? व्हेन टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन सच अ वे दैट द बॉडी टेंड्स टू इलोंगेट, इस तरह से फोर्स लगे कि बॉडी क्या हो, इलोंगेट हो, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। कहने का मतलब ये है कि सपोज ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, टू अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इस तरह से लग रहे हैं कि बॉडी क्या होगी, अगर ये लगेगा तो इलोंगेट होगी, लेंथ बढ़ेगी इसकी, इसको टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। और टू अपोजिट फोर्स लगे इन सच अ वे दैट द बॉडी टेंड्स टू कंप्रेस, है ना, ये भी अपोजिट फोर्स है, तो अपोजिट फोर्स है, देखिए आप, लेकिन इस तरह से लग रहे हैं कि बॉडी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं ये, कंप्रेसिव फोर्स, और ये क्या है आपका टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना। तो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स में अंतर समझ में आया। टेंसाइल फोर्स में क्या होता है, बॉडी टेंड्स टू इलोंगेट, और कंप्रेसिव फोर्स में बॉडी टेंड्स टू कंप्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये केबल पुली से वेट हैंग किए हैं, वेट हैंग करने के वजह से केबल्स में कुछ तनाव आ रहा होगा, वो तो वही टेंसाइल फोर्स बोल रहे हैं कि वो टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करें। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो सबसे पहले तो उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट से अगर नंबर ऑफ एक्शन, नंबर ऑफ फोर्स या सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस बॉडी को सबसे पहले तो पॉइंट मास कंसीडर करके उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको बना लीजिए, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स, जैसे यहाँ पर टेंशन लग रहा है इस वायर में, इसमें टेंशन लग रहा है, एक ये वायर है इस पे टेंशन लग रहा होगा, इस पे टेंशन लग रहा होगा, 200 का वेट हैंग किया है, तो सारे फोर्स जो लग रहे हैं, तो इस पॉइंट को सपोज इस पॉइंट में बना लेता हूँ बी, बी पॉइंट दिया है, इस बी पॉइंट को बना लेता हूँ, और जितने भी फोर्स इसमें लग रहे हैं, सपोज ये बीसी, देखिए बीसी जो कैलकुलेट करना है हमें, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जैसे टेंसाइल फोर्स अपन बोल रहे हैं, है ना। तो एक यही हो गया आपका सी, इसको बीसी अपन फोर्स नेम दे देंगे, फोर्स बीसी, ठीक है ना। एक फोर्स आपका ये इस पे लग रहा होगा टेंशन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है आपका एक ए, इसको दे देता हूँ मैं फोर्स ए बी नेमिंग, ठीक है। एक देखिए एक जस्ट स्ट्रेट है ना, इसके बाद ये टिल्ट है, लेकिन यहाँ पर जो तनाव आ रहा होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा, इसके बाद तो ये हैंग हो गया पुलिस से, है ना, मतलब इस केबल पे कुछ तनाव आ रहा होगा, इसको मैं फोर्स
एक नेमिंग दे देता हूँ। सपोज ये इसमें नेम इन लोगों ने नहीं दिया है, तो सपोज यहाँ पर एक नेमिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 200 मैग्नीट्यूड ही लिख देता हूँ। मेरे को मैग्नीट्यूड दिया है तो 200 न्यूटन में मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा देता हूँ। और एक देखिए, एक ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन दिखा रहा है यहाँ से, तो ये मैं इसको स्ट्रेट मान लेता हूँ। ये देखिए मैं डॉटेड लाइन से क्यों बना रहा हूँ, ये कोई फोर्स नहीं है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है, कोई फोर्स नहीं है, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स को ही दिखाऊंगा। तो ये 60 डिग्री पे यहाँ से, ये 60 डिग्री पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये नहीं देखना है कि यहाँ आगे टिल्ट हो गया, यहाँ पे टिल्ट हो गया, तनाव तो आपका यहाँ तक लग रहा है, ठीक है ना। इसके बाद तो यहाँ पर ये फोर्स टिल्ट हो गया है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये तनाव यहाँ पर लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पर 200 न्यूटन का यहाँ लग रहा हो, तो 200 न्यूटन का अगेन यहाँ फोर्स लग रहा है। एंगल कितना दिया है यहाँ पर, ये 60, ठीक है ना। यहाँ ऊपर भी एंगल दे के रखा आपको, देखिए 45 डिग्री, और यहाँ पर ये बना रहा है कितना, 30 डिग्री, ठीक है ना। बी पॉइंट पे देखिए मैंने जितने भी फोर्स लग सकते थे पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, वो सारे फोर्सेस यहाँ पर बना लिए। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, जितने भी फोर्स लगते हैं किसी बॉडी पे, उसको पॉइंट मास कंसीडर करके हम सारे फोर्सेस को एक जगह बना लेते हैं, ताकि ये सॉल्व करने में आसानी जाए, ठीक है ना। तो अब इसको मैं बैठा देता हूँ, इसलिए अपन इस डायग्राम की मदद से कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स बीसी और फोर्स एसी हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है फोर्स बीसी इज इक्वल टू फोर्स एसी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले जो डायग्राम बना हुआ था कि 200 का वेट जो हैंग कर रहा था, यहाँ 200 का वेट हैंग कर रहा था, ये फिक्स्ड कंडीशन थी, है ना। यहाँ पर ये डॉट डॉट ये लगा था, इसका मतलब ये वॉल से अटैच है, मतलब फिक्स्ड है। तो बॉडी कहीं ना कहीं क्या है, एक स्थिर कंडीशन में है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मैकेनिक्स में, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया है इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू, मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, व्हेन अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन सच अ वे दैट द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट। मींस बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रखी रहे, यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहे, कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। कि बॉडी पे अगर सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है और बॉडी अपनी जो पोजीशन है उसको रिमेन रेस्ट पे है या मोशन पे है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। क्लियर है इक्विलिब्रियम का मतलब, कि बॉडी में सिस्टम ऑफ फोर्स, दो या दो से अधिक फोर्स अगर लगते हैं और बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है, तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्लियर। अच्छा, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब एक दूसरे वे में मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें नेट फोर्स जो है वो जीरो है। दूसरे तरीके से देखा जाए, सपोज ये कोई बॉडी है ना, इस पे नेट फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, सपोज नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं हम। तो सिस्टम ऑफ फोर्स अगर इसमें लग रहे हैं और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, रिमेन सेम स्टेट पे है, इसका मतलब ये जितने भी फोर्स लग रहे हैं ये एक दूसरे को नलिफाई कर दे रहे हैं। मतलब नेट फोर्स अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स जो है इसमें कितना है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, तभी तो यहाँ पर ये बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं, मतलब नेट दूसरी मैथमेटिकली इसको मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अब एक टर्म मैं आपको यहाँ पर और समझाना चाहूंगा, एक टर्म यूज होता है या पूछते हैं बार बार, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट, इक्विलिब्रियंट। क्या फाइंड आउट करिए, इक्विलिब्रियंट, ये इक्विलिब्रियंट फाइंड आउट करिए। तो इक्विलिब्रियंट का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई बॉडी है, उस बॉडी पे अभी जैसा हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था, सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर सिस्टम ऑफ फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसके वजह से बॉडी पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो अगर उन सिस्टम ऑफ फोर्स का मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ तो सेम प्रभाव आएगा, क्योंकि वो उन्हीं फोर्सेस का रिजल्टेंट है। तो सपोज मैंने नंबर ऑफ फोर्स लगा रहे थे, उनका एक रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, सपोज ये रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब जो चेंज आ रहा था उन फोर्सेस के कारण, सेम प्रभाव इस रिजल्टेंट के कारण भी आएगा, क्योंकि उन फोर्सेस का रिजल्टेंट है ये। तो बॉडी अभी किसमें है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि प्रभाव पड़ रहा है, वो फोर्सेस के कारण पड़ रहा था, अभी रिजल्टेंट के कारण पड़ रहा है, क्योंकि उन फोर्सेस का ही रिजल्टेंट है, ये चेंज आ रहा है बॉडी पे। लेकिन मैं इस बॉडी को क्या कर दूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आऊं। कैसे ला सकता हूं मैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मैं क्या करूं, इस जो ये फोर्स लग रहा है, सपोज मैं एक्सेस पे बना देता हूं यहाँ पर समझने के लिए, कि
यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, सपोज मैं उसको सेंटर से ये मैंने बना दिया, किसी एंगल पे लग रहा था रिजल्टेंट, ठीक है ना, इस बॉडी पे, जिसके कारण इस बॉडी में चेंज आ रहा था। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सपोज ये है, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पर फोर्स लगा दूं r डैश। मैंने क्या किया, इस रिजल्टेंट के कारण इस बॉडी पे कुछ चेंज आ रहा था, मैंने सेम डायरेक्शन में, है ना, सेम डायरेक्शन में, सेम एंगल पे, अपोजिट डायरेक्शन पे सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगा दिया। अब क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना, एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, बॉडी किसमें आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। तो ऐसे फोर्स को, ये r डैश को, इसको ही बोलते हैं इक्विलिब्रियंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियंट। तो आपसे अगर इक्विलिब्रियम कोई फाइंड आउट करने को बोलता है, तो अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने रिजल्टेंट निकाला था, तो आप रिजल्टेंट निकालिए और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स दिखा दीजिए जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर आ जाएगा। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियंट। क्लियर, इक्विलिब्रियम आया तो मैंने इक्विलिब्रियंट भी आपको क्लियर कर दिया। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए कि सिस्टम ऑफ फोर्स इस बॉडी पे अगर एक्ट कर रहा है तो बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, बॉडी रिमेन सेम स्टेट में रहनी चाहिए। इसका मतलब बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब नेट फोर्स, मैथमेटिकली बोलूं तो नेट फोर्स उसका जीरो होना चाहिए। तो यहां पर भी बॉडी जो आपको पिक्चर दिखाई गई थी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में थी, टेंशन वेंशन सब लगने के बाद रुक चुकी थी बॉडी, उसके बाद बोल रहे थे कि आप फाइंड आउट करिए इस पे कितना टेंशन आ रहा है। तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि नेट फोर्स उसमें कितना है, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू जीरो है और समेशन ऑफ Fy इक्वल टू जीरो है, दोनों जीरो होगा तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्लियर है, तो ये एक फीड कर सकते हैं अपन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं समेशन ऑफ Fx, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ Fx कैलकुलेट करता हूं मैं इसका। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एक्सिस के अलावा रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन सिंपल ज्यादा बॉडी सीधे रखी हुई तो सीधे रखेंगे। तो ये एक एक्सिस हो गई, सपोज ये एक्सिस हो गई और ये एक्सिस हो गई ना, मैं एक्सिस बना नहीं रहा हूं, बनाना चाहे बना सकते हैं। ये एक एक्सिस हो गई और ये एक्सिस हो गई। तो x एक्सिस के अलावा रिजॉल्व कर रहे हैं तो 200 x एक्सिस पे लग रहा है, कोई एंगल नहीं बनेगा, मैंने आपको समझाया था ये चीज। अगर ये क्लियर करना है तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आप एक वीडियो फिर से देख सकते हैं। राइट हैंड साइड मैंने प्लस माना है, ठीक है ना। एक इसको ले लेते हैं, नेक्स्ट ऊपर तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ना ये x एक्सिस पे ना y में, तो इस पे दो कंपोनेंट बनेगा। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, तो प्लस FBC cos 30। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आएगा तो माइनस FAB और कितना आएगा cos 45, ठीक है ना। एक्सेस होता एंगल बना रहा है, ये भी एक्सेस आती है एंगल बना रहा, मतलब cos आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा, मतलब माइनस 200 cos 60। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। मतलब इससे मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ और इसकी वैल्यू अगर आप फीड करोगे तो क्या लिखोगे, FBC cos 30 की वैल्यू आप फीड कर लीजिए यहाँ पर, माइनस FAB cos 45 की वैल्यू फीड कर लीजिए, माइनस 200 cos 60 की वैल्यू फीड कर लीजिए, ठीक है ना। और इस 200 को सॉरी ये 200 मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ 200 प्लस, तो ये वैल्यू आप फिट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। इसका समेशन जीरो रख देंगे अपन, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स कितना लग रहा है, इक्विलिब्रियम में है बॉडी, मतलब नेट फोर्स कितना जीरो है, तो उसको आप जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए दो नोन है FBC FAB, तो आपको इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व नहीं हुआ ये, इक्वेशन मिलेगी, पर आप ये वैल्यू रख के आप और इजी कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि वैल्यू आप कैलकुलेटर से डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका सेकंड देखिए, सेकंड इसको रिजॉल्व करते हैं Fy का नाम। तो समेशन ऑफ Fy देखिए, समेशन ऑफ Fy कितना आएगा, ये तो आएगा नहीं, 200 x डायरेक्शन में लग रहा है, जीरो हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर, तो ऊपर है मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो FBC sin 30। क्लियर, इसका भी एक ऊपर कंपोनेंट बनेगा, प्लस मानेंगे क्योंकि मैंने इसको प्लस माना है ऊपर, तो FAB sin 45। क्लियर, इसका एक कंपोनेंट नीचे बनेगा माइनस साइन के साथ, मतलब 200, ठीक है ना, sin 60, ठीक है ना। इसका एक कंपोनेंट यहाँ बना था cos, बनेगा sin, ठीक है ना। और इसका नेट समीशन
अगर मैं बात करूं तो कितना है इसका नेट समेशन, कितना है इस सबका नेट समेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर एफ बी सी साइन 30, इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ना, कैलकुलेटर से देखकर आप डायरेक्ट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वैल्यू आप पुट करेंगे ताकि इक्वेशन जो है थोड़ी सी सिंप्लीफाई होती जाए, है ना। इक्वल टू आप क्या करते हैं 0, नेट फोर्स 0 है, उसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको मिलेगी दूसरी इक्वेशन जिसमें एफ ए बी और एफ बी सी, जो कि पहली इक्वेशन में भी एफ ए बी और एफ बी सी आपका अननोन था। तो दो इक्वेशन आपको मिल गई, दोनों को आप आपस में सॉल्व करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपको फाइनल एफ ए बी और एफ बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, एफ ए बी और बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एफ ए की वैल्यू आ रही है, ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 206.21 न्यूटन, बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है 53.45 न्यूटन। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चीज हमें निकालनी है, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ राइट सर्कुलर रोलर ऑफ वेट W rests on a smooth horizontal plane and is held in position by string AC as shown in figure। क्या बोल रहे हैं, फिगर दिया हुआ आपको, इसमें बोल रहे हैं कि एक रोलर है जिसका वेट W है, वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है तो बनी बातें स्लाइड करेगा, है ना, रोल करेगा। तो उसको रोकने के लिए इसको एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, एसी स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, और गिवन फिगर गिवन है। तो ये अल्फा मतलब जो एंगल बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है अल्फा, है ना, एक फिगर में दिख रहा है। द रोलर इज पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P अप्लाइड टू इट्स सेंटर। इस रोलर के सेंटर से एक फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं P। फाइंड द रिएक्शन एट B एंड P को ऐसा कर देता हूं, एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब एक रिएक्शन लग रहा है बी पे, बी पॉइंट पे रिएक्शन लग रहा है, है ना, एक सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। और क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग पे, मतलब ये एसी स्ट्रिंग जो है जिसने इस रोलर को रोक के रखा हुआ है, इस स्ट्रिंग पे एक फोर्स लग रहा होगा, अभी अपन ने बात की थी, एक टेंशन लग रहा होगा, उस स्ट्रिंग को निकालना है, टेंशन को निकालना है। ठीक है ना। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि जब भी सवाल आता है आपको तो आप सबसे पहले क्या करिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। उससे क्या है कि फोर्सेस देखने में आसानी हो जाती है। सपोज ये फोर्स मैं बना लेता हूँ, ये पॉइंट बना लिया सपोज मैंने सी, है ना, क्योंकि जितने भी फोर्स हैं सब सेंटर से पास होते हुए जा रहे हैं आपके रोलर के, है ना। आपको पता ही होगा रोलर में जब भी कोई फोर्स लगते हैं तो हमेशा उसके लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ये P जो हम लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। एक ये है AC जो हमें निकालना है, तो इसको मैं डॉटेड से बना ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं दिया, मेरा एक फोर्स ये वाला है, इसको मैं दे दे रहा हूँ नेम A। ठीक है ना, तो इसको आप फोर्स AC नेम दे सकते हैं, है ना। नेमिंग करना चाहे तो नेमिंग कर सकते हैं। इसको फोर्स दे दीजिए आप PC, इसको फोर्स नेमिंग दे दीजिए AC। ठीक है ना, ये अल्फा है। अब देखिए एंगल देखिए, ये अल्फा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों ये सरफेस की एक लाइन है और ये सेंटर से पास, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा। ठीक है ना, तो ये एंगल आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अल्फा। ठीक है ना। अब देखिए एक वेट लग रहा है डाउनवर्ड साइड, तो जस्ट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आप एक फोर्स लगाएंगे वेट W। अब देखिए एक इस पॉइंट पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। ये थोड़ा सा एक लॉजिक वाली बात है जो अपन इतना पढ़ते हैं फिजिक्स में, ये उसको आपको एनालाइज करना है कि रिएक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो सेंटर से पास होता हुआ जा रहा होगा, जो कि सरफेस लगाता है बॉडी पे अपवर्ड साइड। तो इसको आप ऊपर साइड बनाएंगे, इसको आप यहाँ से ऐसा बनाएंगे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास कराते हुए इस तरह से बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए ये फोर्स बन जाएगा आपका। इसको रिएक्शन फोर्स को आप नाम क्या दे सकते हैं, इसको R, रिएक्शन फोर्सेस को R, और कहाँ लग रहा है ये B पॉइंट पे, तो RB दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फोर्स के नेमिंग नहीं दिया था तो मैंने फोर्स कर दिया, P दिया हुआ है, चाहो तो आप इसको P एस फोर्स P ही कंसिडर कर सकते हो ना। P बोला हुआ है, ये फोर्स अप्लाइड है। स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है इसको मैंने नेमिंग दे दिया AC सपोज।
क्लियर है यहाँ पर? ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है आपका, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए इस फोर्स में, इस क्वेश्चन में ये बोला था कि ये जो रोलर है ये मूव नहीं कर रहा है इस स्ट्रिंग की बदौलत, हेल्प से। ये क्या है, सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अभी मैंने आपको बताया था अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका मतलब क्या होता है, जो नेट फोर्स लगता है बॉडी पे वो जीरो होता है, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब P फोर्स लगाने से इस पे स्ट्रिंग लग रहा है, ठीक है ना, तो इस पे स्ट्रिंग पे फोर्स मैंने AC मान लिया, इसको कैलकुलेट करना है अपन को, एक तो AC कैलकुलेट करना है, सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, रिएक्शन जो लग रहा है RB, तो दो चीज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। नेट फोर्स जीरो है, चलिए निकालते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं इसको। तो रिजॉल्विंग फोर्स अलोंग Fx के अलोंग रिजॉल्व करिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे क्या लग रहा है, P है ना, प्लस मान लिया मैंने, ये वर्टिकल फोर्स है ना, जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये जीरो हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, x के अलोंग y के अलोंग, तो x वाला कंपोनेंट लेफ्ट में आ रहा है, देखिए यार इधर साइड है, इधर आ रहा है, तो राइट हैंड साइड मैंने पॉजिटिव माना, लेफ्ट हैंड नेगेटिव, तो FAC और एंगल का बनेगा cos अल्फा, क्लियर। अब अगेन ये वाला फोर्स, इसका x कोई कंपोनेंट बनेगा नहीं क्योंकि ये वर्टिकली है, तो ये क्या हो गया आपका इक्वल टू जीरो ना, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ FAC अपन को कैलकुलेट करना, तो FAC कितना हो जाएगा, तो ये उस साइड जाएगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस पॉजिटिव, तो ये कितना जाएगा P अपॉन इक्वल टू जीरो इक्वेट किया मैंने क्योंकि, तो ये P अपॉन कितना हो जाएगा आपका cos ऑफ अल्फा, है ना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस इक्वल टू जीरो, तो समेशन ऑफ Fx पहले निकालते हैं कितना है, Fy कितना है, तो यहाँ पर Fy देखिए ये x कंपोनेंट है, हाँ ये y का कंपोनेंट है RB, अपवर्ड पॉजिटिव, तो ले लेते हैं अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है ना। इसके दो कंपोनेंट अभी बनाए थे, x के अलोंग y के अलोंग, तो y के अलोंग क्या बनेगा, इसका डाउनवर्ड नेगेटिव लूंगा मैं, अपवर्ड पॉजिटिव माना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका FAC साइन अल्फा, ठीक है ना, यहाँ कॉस बनाया यहाँ साइन बनाया, डाउनवर्ड नेगेटिव, अगेन ये फोर्स भी डाउनवर्ड लग रहा है, W जस्ट परपेंडिकुलर है ना, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आएगा, इसके बारे में बात कर चुके हैं यहाँ पर, इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर आप ये AC की वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हैं, यहाँ पर ये दी हुई है, तो यहाँ से अपन को RB निकालना है, तो RB इजिकल्स टू, उधर भेज रहा हूँ मैं तो सब प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये W प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, उस जाएगा, तो FAC साइन ऑफ अल्फा, FAC की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, कितना जाएगा W प्लस FAC की वैल्यू कितनी आई है, P अपॉन cos ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाता है 10, इसको सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो कितना जाएगा ये RB इज इक्वल्स टू W प्लस tan अल्फा, है ना, P tan अल्फा, ये P है, फोर्स P है, ठीक है ना, साइन अपॉन कॉस 10, तो W प्लस P tan अल्फा, तो रिएक्शन आ गया, वैल्यू दी होती तो अपन वैल्यू पुट कर देते, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आ जाता है। यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, तो अगर कोई पूछता है हमसे तो रिएक्शन कितना लग रहा है, W प्लस P tan अल्फा, और फोर्स कितना लग रहा है स्ट्रिंग में, P अपॉन कॉस अल्फा, क्लियर, थैंक यू।